सबसे पहले पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इतने सारे सवालों के बीच जो बात डी अरविंद ने कही है, डी अरविंद की बातों से तो यही लगता है कि उन्होंने एक तरह से जो विपक्ष के, और लंदन में शाह सूजा जैसे लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, उसके बाद भी उसमें कपिल सिब्बल की भी उपस्थिति थी, और भी कई तरह के सवाल हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक चुनाव, एक विधायक के निर्वाचन को रद्द किया गया, बाद में उस पर स्टे लगा, और कई सारे ऐसे सवाल अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के कैंडिडेट और उनके प्रतिनिधि और उनके दल खड़े करते रहे। तो इन सवालों को कितना बल मिला है आज भाजपा के एक सांसद के बयान से, जरा इसे हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कीजिए। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से ये इनका कॉन्फिडेंस है जो लाल किले से भी जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई अगले साल तो मैं ही आ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिजल्ट पहले ही सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है कि ये रिजल्ट खुलना है। अब मैं इसके पीछे के आंकड़े, चाहे वो पहले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इनकी कलई खोलते हुए एक रिसर्च पब्लिश की थी पिछले दिनों, और उसको इस्तीफा देने के लिए वहां से मजबूर किया गया। उसने दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण इस रिसर्च में बताई हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही जो है विस्तृत रूप से प्रचारित हुई है। ये वाला उसका लेख जो है, उसने ये कहा है कि चुनाव की जो लिस्ट है, सबसे पहले जो गड़बड़ी हो रही है, जिसके ऊपर राजनीतिक दलों का सबसे कम ध्यान है, यानी अन्य राजनीतिक दलों का भाजपा को छोड़ करके, और भाजपा का पूरे 5 साल उस पर पूरा ध्यान रहता है कि अपने से विरोधी वोटों को, मान लीजिए मुसलमान है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार में यादव है, या कहीं उनको लगे कि भाई फलां में जाट हैं या अन्य लोग हैं जो इनको वोट नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर राज्य में या कंस्टिट्यूंसी में, तो उनके वोटों को काटने का लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। क्योंकि वोटर की जो लिस्ट होती है बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से जो है उसकी ना कोई जांच पड़ताल करता है, ना वोट में से नाम कट जाए तो उसकी बहुत जल्दी कोई रेमेडी हो पाती है। अचानक जब आप बूथ पर पहुंचते हैं तब पता लगता है कि आपका नाम उसमें लिस्ट में नहीं है। तो एक तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जो ये मार्जिनल वोटों से हार जीत हुई है उसमें से डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा जीत जो हुई है वो भाजपा के कैंडिडेट के पिछले लोकसभा में हुई थी। उसका कारण उन्होंने जो है ये देखा। अब दूसरा उसमें ये क्या कर रहे हैं कि भाई आपके नाम काट दिए, आपके समर्थकों के यानी विपक्षियों के समर्थकों के वोटरों के नाम काटना और अपने समर्थकों के वोट और नाम जोड़ना, ये काम हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैंने पिछले एक कार्यक्रम में भी आपको बताया था। ये 9 मार्च 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें पूरा इसमें बताया गया था, ये है इसका हेडलाइन अगर आप देखेंगे, जिसमें बहुत स्पष्ट बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच में जो यंग वोटर्स हैं, 18 से 29 साल के वोटर हैं, उनकी संख्या 62 लाख कम हो गई और ओवरऑल वोटर की संख्या 2017-22 के बीच में 90 लाख बढ़ गई। अब ऐसा कैसे संभव है कि यंग वोटर जो है घट जाए 62 लाख और सारे वोटर 90 लाख बढ़ जाएं? ये बहुत बड़ा जो है शोध का विषय भी है, इसकी जांच भी होनी चाहिए थी। और सब्यसाची का जो रिसर्च आया उसके बाद तो हाहाकार मच जाना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न यहाँ जो उठ खड़ा हो रहा है वो ये है कि साहब जो कंटेस्ट के माध्यम से आप डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं उसकी फाउंडेशन है चुनाव, मैंने चुन के भेजा किसी को और सत्ता में बैठ गया कोई और मैनिपुलेशन की वजह से, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है हमारे लोकतंत्र के सामने उठ खड़ा हुआ है। इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। चाहे ईवीएम की गड़बड़ियां हो, ईवीएम में भी कई तरह की धांधलियां हो रही हैं। ईवीएम में शुरू में जो पीठासीन अधिकारी होता है वो सुबह को जांच कराता है, हालांकि उसकी मैंडेटरी है कि वो 100 वोट लगभग डाल करके दिखाएगा कि सबकी वोट जहां जहां जिसकी डाली वो लग रही है, लेकिन उसको नहीं दिखाया जाता है। एजेंटों को बाहर कर दिया जाता है। अपने विपक्षी जो बूथ हैं, जहां मान लीजिए मुसलमानों का बूथ है तो वहां सख्ती ज्यादा की जाती है वोटर लिस्ट की, और उसकी जांच की जाती है कि आपका चेहरा वोटर कार्ड में नहीं मिल रहा है, आपकी उम्र ज्यादा कम लग रही है, उसको फटकार के भगा दिया, सख्ती दिखा दी, फ्लैग मार्च कर दिया। तो उससे एक भयभीत करने का काम हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं बहुत बढ़िया आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं अंत में। पिछले बार ये जो 2 चुनावों का मैं आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में 2018 जो 18 वाला चुनाव था उसमें 1,55,95,हजार वोट मिली थी कांग्रेस को, और इसके आसपास ही वोट 1,56,00,000 थोड़ी सी वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिली थी। सरकार कांग्रेस की बनी, बाद में जो है पलट करके सरकार इन्होंने बीजेपी ने चुरा ली।
तो इतने क्लोज कंटेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह आप राजस्थान का भी पिछले बार का देखें, 1,39,35,000 वोट मिली थी जो है इसको और कांग्रेस को, और 1,37,00,000 वोट मिली थी भाजपा को। तो इतने क्लोज कंटेस्ट जब हो रहे हो तो उस वक्त जो है सीटों का बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। यदि आपने 10-12-15 हजार वोटों में ही गड़बड़ी कर दी तो इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, प्रहार हो रहा है, और अगर हमने इसकी जांच करके इस पर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा जो है मतलब फ्रॉड एक तरीके का लोकतंत्र के ऊपर साबित होगा। जी पुष्पेंद्र जी, वोटर आईडी उस जमाने में बनी जब बायोमेट्रिक का इंतजाम नहीं था, अब आधार कार्ड बन चुका है। वोटर आईडी से लिंक हो या ना हो, क्या सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार का आदेश सो मोटो लेते हुए नहीं देना चाहिए कि जिन लोगों के नाम, जो नाम काटने वाली जो शिकायतें आ रही है, जिनके पास आधार कार्ड हो या जिनके पास बैंक का पासबुक हो, उनको वोट डालने दिया जाए, भले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। फिर तो कोई काटना बंद कर देगा। क्या लगता है आपको? हाथ में स्याही लगाते ही है, वोटर लिस्ट में नाम अब अगर मालाफाइड इंटेंशन से काटा गया है तो अपना आधार कार्ड ले जाके दिखाओ, वोट डालो, उसका बायोमेट्रिक डेटा है। देखिए ऐसा है कि अभिषेक जी, वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं, वोटर में नाम लिस्ट में नाम जोड़ना, उसको काटना, अब आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल तो है ही, या मोबाइल ना हो तब भी एक रजिस्टर्ड नंबर वहां दिया जा सकता है जिस पर कम से कम ओटीपी आए तो वो जुड़े, और ओटीपी आए तो वो कटे। इससे भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। जब ओटीपी नहीं आएगा तो कोई काट ही नहीं पाएगा। ये जो अधिकारी लिस्ट जाकर के वहां काटना छाटने का काम करते हैं फार्म के आधार पर, ये गड़बड़ी हो रही है सबसे बड़ी। इसमें कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको किया जाए। एक दो चीजें मैं और बता देता हूं जो गड़बड़ी की है। ये चुनाव आयोग के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं कि भाई चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे। जब एक फेयर व्यवस्था की जो है व्यवस्था अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि ऐसा कोलिजियम बनाइए जिसमें लीडर हो, ओपोजिशन हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और प्राइम मिनिस्टर है, इससे इनको क्या तकलीफ है? ये आज प्राइम मिनिस्टर ने, कल नहीं रहेंगे, तो ये एक फेयर जो है सिस्टम बन सकता था। उसके आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, क्योंकि चुनाव आयुक्त भी कई काम कर सकता है। जैसे इनकी सारी चुनावी रैलियां हो जाएं, ये अपनी रेवड़ियां बांट दें, ये अपनी घोषणाएं कर दें, क्योंकि तब तक जो है सरकारी खर्चे पर रैली कर सकते हैं। ये क्या कर लेते हैं अपने सरकारी कार्यक्रमों में। आपने तो देखा होगा कि प्रचार के रूप में ये यहां तक इनकी स्थिति है कि चंद्रयान उतर रहा है और फोटो मेरी दिखाई देनी चाहिए झंडा हिलाते हुए। अरे भाई, ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद ही उस चंद्रयान के ऊपर बैठे हुए थे और ये उतरे हैं वहां पर जाकर के, ऐसा लग रहा था। इनको इतनी, जिसको मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, इतनी खुजली है प्रचार प्रसार की कि साउथ अफ्रीका में बैठे हुए भी बिल्कुल, और ये मैं आपको बता दूं, ये डिले होकर के हुआ है काम, ये रिकॉर्डेड है। अगर ये चंद्रयान फेल हो जाता तो ये झंडा हिलाते हुए नहीं दिखाई देते बिल्कुल भी। इसलिए इसमें गैप है कि जब सफल हो जाए तभी मेरा झंडा हिलाते हुए दिखाना, नहीं तो मेरी किरकिरी हो जाएगी। तो ये है। एक तीसरी चौथी गड़बड़ी जो है वो पोस्टल बैलेट की भी है, जो वहां पर नहीं जा पाते हैं, वो भी वो भी 10-12 जी, वो भी 10-12-15 हजार वोट हो सकते हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जो किसी का कोई बूथ ही नहीं है, किसके वोट डले, क्योंकि उसके ऊपर कोई नाम नहीं होता है कि इसका डला इसका नहीं डला। तो वो भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सर्टिफिकेट देने में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपको मैं उदाहरण दो बता देता हूं। 2019 के चुनाव में जयंत चौधरी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में हम लोग आते हैं, मैं आ रहा हूं, जयंत चौधरी वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो बताइएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग में मैंने कई कैंडिडेट से पूछा पोस्टल बैलेट के बारे में। आजकल जो इलेक्शन ड्यूटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाते हैं, अब तो खैर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के साथ जाएंगे और निजी बातचीत में बहुत सारी चीजें कहते हैं, उसको मैं नहीं कहूंगा। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां भी पहले आमतौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती थी तो गड़बड़ियां नहीं होती थी। अब क्या है कि पहले ये लोग देख लेते हैं, सबसे लास्ट में ले जा रहे हैं। कई सारी कंस्टिट्यूएंसी में पहले देख लेते हैं कि मामला कितने से फंस रहा है। अगर वो 2000-3000 वोट से फंस रहा है, तब वहां पर पोस्टल बैलेट की गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है, उस पर जो है कथित धांधली की बातें सामने आ रही है। ये एक सवाल है। यदि पोस्टल बैलेट पहले ही काउंट करा दिया जाए तो किसी को नहीं पता है कि कितने वोट से जीत हार होनी है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मैं आपको कि ये एक और पोस्टल उदाहरण देता बैलेट। हूँ, आपको याद होगा 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था, उसने भाजपा मुख्यालय में पटाखे फोड़वा दिए थे दिल्ली से पटना तक। सुबह सुबह टेलीविजन चैनलों पे दिखने लगा कि बीजेपी पहुंच रही है 80-90, महागठबंधन 25 पे रुका हुआ है। कारण था जी पोस्टल बैलेट। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, सुबह सुबह पटाखे फूटने लगे। बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2015 का बिहार असेंबली इलेक्शन, तो और जैसे ही ईवीएम जी खुला, जी नतीजा पलटना शुरू हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये देखिए, बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पोस्टल बैलेट एक उस तरह का बनिए का बाट है, बाट होता है ना जो तराजू में रखा जाता है, कि इसका प्रयोग तब करना है जब पलड़ा अपना हल्का हो जाए तो इस बाट को रख देंगे। अगर पहले उस बाट का डिस्क्लोजर हो गया और बाद में पता लगा तो और कोई चीज इनके पास बचेगी नहीं, तो पोस्टल बैलेट कहाँ छप रहे हैं, क्या उनकी नंबर है, क्या उसका कोड है, नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है जो हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर भारी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जनता के मन में संशय उस स्केल पे ना बना हो, लेकिन जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारी धांधली कर करके जो है चुनाव जीते जा रहे हैं। और इसमें अगर हमें वास्तव में लोकतंत्र को बचाना है तो हमें जो है इसमें कहीं ना कहीं सोचना समझना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियों का सबसे ज्यादा इसमें वो होना चाहिए एक्शन उनकी तरफ से, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सबसे बड़ी गड़बड़ जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि अपने टिकटों को लास्ट तक 2-3 दिन तक खींचती हैं। ये कि जो है टिकटों की दौड़ में ही आदमी सारा टाइम निकाल देता है, किसी को पता ही नहीं है। जब जिसको पता नहीं है कि मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना, वो वोटर लिस्ट में माथा खपाई क्यों करेगा, वोटर लिस्ट में काटना छाटने का काम क्यों करेगा। तो इनका, क्योंकि व्यक्ति कोई लड़े, इनका सिस्टम पहले से ही वोटर लिस्ट की चाक चौबंद अपने व्यवस्था रखता है। पर्यवेक्षकों की बहुत बड़ी गड़बड़ी है, मैं आपको बता दूं। वहां पर पोलिंग बूथ का कोई ताकत नहीं होती। पोलिंग एजेंट जो है वो अगर अंदर घुस गया, उसको 2 मिनट में कान पकड़ के 2 लाठी मार के किसी को भगा दिया जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, फिर कोर्ट से ही वो फैसला निरस्त हो सकता है। और उसमें उस प्रक्रिया में 5-5 साल निकल जाते हैं कि साहब ये जी। हारा था कि जीता था, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। हमें जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, विपक्षी हो, प्रेस हो या कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनको सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना लोकतंत्र भारी खतरे में पड़ सकता है। जी जी। दिनेश वार्ष्णेय जी, कुछ चीजें मुझे जाननी है डिटेल में, जो कि कई सारे लोग समझ में नहीं आता, लोगों को, मुझे भी नहीं आता। एक मामला है कि ईवीएम को लेकर के जो प्रोग्रामिंग की बात थी वो आपने की, दूसरा इलेक्शन ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों की बात, और तीसरा ईवीएम की सुरक्षा की बात वोटिंग के बाद। पहले 3 या 4 फेज में लोकसभा चुनाव होते थे। मैंने डेटा आज चेक कर रहा था, 20 अप्रैल से 10 मई के बीच 2004 का वो फील गुड इंडिया साइनिंग वाला चुनाव हुआ। केवल 20 दिन में 4 फेज में पूरे इंडिया के इलेक्शन हो गए। 2009 के चुनाव को भी देखें, हालांकि उस दौर में नवीन चावला की नियुक्ति हुई थी और बीजेपी के लोग उनका विरोध कर रहे थे नियुक्ति का, लेकिन उस दौर में भी चुनाव प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो गई। 2014 से एक नई चीज देखने में आ रही है, 6 फेज 7 फेज में लोकसभा इलेक्शन जा रहे हैं। 2019 की बात मैं करूं, 11 अप्रैल को पहला फेज होता है, अगर आपको याद हो, 11 अप्रैल 2019 को पहला फेज, और 20 मई 2019 को, यानी 39 दिनों तक, 40 दिनों तक पूरी प्रक्रिया चली, और 43वें दिन 23 मई को काउंटिंग होती है। तो 11 मई वाली सीटों के ईवीएम को 42 दिनों तक किसी स्कूल कॉलेज को इंगेज करके उसमें रखना, 42 दिन तो बहुत बड़ा समय होता है कहीं धांधली करने के लिए, या किसी तरह की तथाकथित प्रोग्रामिंग को करने के लिए, ईवीएम चेंज करने के लिए, या बैलेट बॉक्स भी होता तो उसको चेंज करने के लिए। चुनाव आयोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देता कि इतनी लंबी और थकाऊ चुनाव प्रक्रिया आखिर क्यों कराई जाती है? देखिए अभिषेक जी, सीधी बात होती है, जब किसी अपोजिशन पार्टी को मारना हो तो उसका प्रोसीजर इतना लंबा कर दो कि उन्हें थका दो। आपने कुछ वर्ड यूज किया, थकाने वाला। वो थकेगा, थक के बैठ जाएगा, और इनकी टीम पूरे राउंड ईयर काम करती है। पन्ना प्रमुख बता देता है कि किस किस की वोट कटनी है, किस किस की कटवा दीजिए, किस किस की मत कटवा दीजिए। ये बंदा दिल्ली से बाहर गया, इसके बदले हमारी वोट ये डाले आएगा। ये बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, अमेरिका में पड़ता है, इसकी वोट ये डाली आएगा। आप ये चेक कर लो, इनका जो पन्ना प्रमुख है ना, जो 15,000 रुपए महीने पे इन्होंने लगा रखा है, उसका काम सिर्फ यही है, समझ। और इनकी पूरी टीम उस पर काम करती है। जहां तक बात ये है 7, 8 या 6 या फेज करने वाले का, ये आपको थकाना ही नहीं है, इन्हीं में मैनिपुलेशन होती
जी आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने इस पे बात की सर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मेरी बात हो रही थी कुछ मैं दिनों आपको पहले इसमें एक एग्जांपल देता हूं। जी। इलेक्शन होता है बिहार में विधानसभा का, हम्म एक इलेक्शन हो जाता है अप्रैल के बिगनिंग में, एक इलेक्शन हो रहा है लास्ट फेज में। फर्स्ट फेज वाला जो बंदा है वो अपोजिशन पार्टी का कितने वर्कर्स को डेली खाना खिलाएगा वहां लिस्ट पे नजर रखने के लिए, जी कितने लोगों को रखेगा? 40 दिन कैसे रख लेगा? 39 दिन। इसी बात को मैं कह रहा इनके था पास सर। पैसे की कमी नहीं है, इनके पास तो मोनोपोली का पैसा है, मोनोपोली सर इनके इसी फंड को पर एक रेज कर मैं रहा है। आपको दे रहा था जो मुझे एक राजनीतिक दल के एक सांसद ने ही बताया, और वो उन्होंने बताया कि देखिए पहले 4 फेज में इलेक्शन होते थे आमतौर पर। 91 का इलेक्शन 39-40 दिन खींचा, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी की हत्या हो गई। हत्या के पहले वाले 2 फेज में कांग्रेस को कोई खास सीटें नहीं मिली, लेकिन हत्या के बाद जब टीएन शेषन ने चुनाव को 3 सप्ताह के लिए टाल दिया, जो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो बचे हुए फेज थे आपको याद होगा, और उसमें जो इलेक्शन हुए तकरीबन 224 में 185 या 186 सीटें कांग्रेस पार्टी सिंपैथी वेब में लेके चली गई, उनका कहना था। तो एक ये प्रक्रिया है कि भाई अगर आप 4 फेज या 5 फेज या 7 फेज ले जा रहे हैं तो किसी एक स्टेट को एक फेज में निकाल दीजिए, मैक्सिमम 2 फेज में निकाल दीजिए। अब क्या हो रहा है, जहां 40 सीटें हैं, जहां 35 सीटें हैं, उन राज्यों में भी 7 फेज में सीटें बांटी जा रही है इलेक्शन में। ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है सर, ये जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए ये मैंने आपको बताया ना अभिषेक जी, सीधी सादी बात है, ये डेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आप पहले फेज में मान लीजिए आपने इधर एक करा दिया, उसी स्टेट में आखिरी फेज में वो करा रहे हो, जो पहले दूसरे फेज की पोलिंग हुई है वहां पे ईवीएम की जो स्टोर हाउस है उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो डीएम के पास होता है, सील व्हील सब बन जाती है, आपको सब पता है। ये कह देने वाली बात है कि डीएम सब ईमानदार हैं, इसको हम मानने को तैयार नहीं, इसको हम मानने को तैयार नहीं। हमारे कैंडिडेट भी इन्फॉर्म करते हैं। यूपी के चुनावों में बहुत सारे उसमें हुआ, बकायदा एक तो वीडियो वायरल हो गया था, एक ऑफिसर और एक पुलिस उसके बीच में, वो वायरल हो गया, उसको पता लगा कि क्या हुआ पता नहीं, कोई उसके बाद उसकी कोई एक्शन नहीं होती। ये सीधी सादी बात है, ये थका के, और इनका इतना बड़ा मैनिपुलेशन है अभिषेक जी, इनके पास इतना फिनांसिस है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगले 30 साल तक इनके पैसे को मैच नहीं कर सकती। और पैसा रिसर्च टीम भी बनाता है, पैसा पन्ना प्रमुख भी बनाता है, पैसा अफसरों को भी खरीदता है, पैसा ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट करता है, पैसा सब कुछ करता है जी। और पैसे की बात जो आप कह रहे हैं सर, इसमें 2 चीजें सामने आती है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री से मेरी बात हो रही थी, तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा सीटों का परिसीमन होता है, उसका सोल क्राइटेरिया पॉपुलेशन होता है, हाँ क्षेत्रफल नहीं होता। उन्होंने बताया कि देखिए यूपी बिहार जैसे राज्यों में कोई लोकसभा क्षेत्र मैक्सिमम 24-2500 स्क्वायर किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर चौड़ा एवरेज। तो वहां पर इलेक्शन में कॉस्ट का बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, बूथ भी करीब करीब है, गांव भी करीब करीब है। लेकिन जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां 200, 250, 300 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग हैं, इन राज्यों में तो 1000 से ऊपर है, नॉर्थ के राज्यों में, जहां बीजेपी आजकल बहुत ज्यादा कुछ ताकत झोंक रही है, उन राज्यों में 10-10 किलोमीटर पे एक गांव है। और वहां पर इलेक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टीम को मैनेज करना किसी भी पार्टी के लिए, और पोलिंग पार्टी के लिए भी, जो सरकारी पोलिंग पार्टी है इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई, उसके लिए भी दिक्कतें होती है। आपको क्या लगता है कि उन राज्यों के रिजल्ट में देख रहा हूं, मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान या गुजरात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के डेटा पर 308 है, बिहार में 1106 है, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 900 के करीब थी। तो जहां 300, 250, 200 पॉपुलेशन डेंसिटी है, उन राज्यों में वन साइडेड रिजल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार चाहे जितनी धांधलियों की रिपोर्ट आई हो, 80 में 20% सीटें विपक्ष को गई थी, 16 सीटें विपक्ष को गई थी, भाजपा को 62 सीटें मिली थी, अलाइज को 2 मिली थी। लेकिन आप मध्य प्रदेश में चले जाएं, सत्ता किसी और की, 29 में 28 सीट भाजपा की। राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की, लेकिन 25 की 25 सीट भाजपा की। गुजरात में 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी की। ये किस तरह से, कैसे हो रहा है, जहां लोगों में आपस में कनेक्शन कम है, दूर दूर पे गांव है, वर्बल पब्लिसिटी जो होती है वो जल्दी हो नहीं पाती है, वहां धांधलियों का स्कोप क्यों ज्यादा बढ़ा हुआ है? अभिषेक जी, देखिए इसका वो मलिक साहब ने भी
दिल्ली की 7 सीटों का रेफरेंस दिया था कि ये कैसे संभव है कि 62 सीट पे केजरीवाल साहब जीतते हैं और 7 सीटें जो हैं लोकसभा की बीजेपी जीत जाती है। ये 2 तरीके से होता है। एक, वो जो ईवीएम मशीनें खोई हुई हैं, मिसिंग है, जी उसका कोई एफआईआर दर्ज है कहीं? उसकी कोई नहीं, रिकवरी का प्रोसीजर महत्वपूर्ण हुआ? सवाल है सर, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ईवीएम मशीनें जो खोई हुई हैं, लेकिन आप जरा हाँ बताइए, दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी केंद्र के हाथ में है काफी हद हाँ तक, हाई कोर्ट, यहाँ पुलिस भी केंद्र के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए, लेकिन अध्यादेश ला करके क्यों उसको कर्व किया जा रहा है, अब हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि कारण क्या है। लेकिन उन राज्यों में जहां डीएम भी भाजपा के थे, जैसे कमलनाथ की सरकार 2019 में, अशोक गहलोत की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, वहां कैसे संभव होगा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द टेरिटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो अंततः होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। बेशक वो स्टेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, हाँ स्टेट कार्डर में होते हैं, पर उनका बहुत सारा कुछ यहाँ से होता है। उनको जब मर्जी केंद्र सरकार अपने यहाँ डेपुटेशन पे बुला सकती है और राज्य उसको एक समय तक रोक सकता है, उसके बाद वो रोक नहीं सकता। और डेपुटेशन पे बुला के यहाँ उनको पनिश किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। ऐसे कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है, कई होलसेल में ऐसे एग्जाम्पल, चाहे वो केरल के एग्जाम्पल हो, चाहे वो अपोजिशन रूट अन्य राज्यों के एग्जाम्पल हो। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि जो पीसीएस से आईएएस बनते हैं, जो पीसीएस ऑफिसर से आईएएस बनते हैं, वो भी जब आईएएस का ऑर्डर में आ जाते हैं तो उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ होम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड रहती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं वो चीज को अच्छी तरह समझते होंगे। मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मीनू जैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये हमसे बेहतर समझते होंगे। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, मैं भी डीन स्टूडेंट वेलफेयर साउथ कैंपस रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सारा सिस्टम है क्या। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप कह रहे थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी मेंटेनेंस देता है, मीनू जैन जी ने मेंशन किया था कि इसको वो आउटसोर्स करते हैं। वहां पे एक टाइम में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन होती थी, एआईटीयूसी की, समझ रहे हैं आप, एटक की। तो हमने वहां पे खूब सारे अफसरों से पूछा, यार ईमानदारी से बता दो ये मशीन हैकेबल है या नहीं है, तो वो हंस जाते थे। तो इसका मतलब क्या है, वो हंस जाते थे। और आप कभी भी ईसीआई के अफसरों को कॉन्फिडेंस में लेके बात कर लो, उनके ऊपर नजर रखी जाती है, पर उनको अलग से कॉन्फिडेंस में लेके बात कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे थे संक्षेप में। हाँ, देखिए आपने एक जो डिलिमिटेशन वाली बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डिलिमिटेशन के वक्त भी अपोजिशन पार्टीज ध्यान नहीं रखती हैं कि सीटों का क्या हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, यहाँ वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ जिले में खैर और इगलास 2 विधानसभा की सीटें हैं जो जाट बाहुल्य हैं, लेकिन दोनों सीटें रिजर्व कर दी गई। तो ये खेल भी हो रहा है। और पॉपुलेशन वाले और उनके परसेंटेज बढ़ा दिए गए होंगे। एक और बहुत बड़ा ऑफिशियल खेल होने जा रहा है जो आपकी आंखों के सामने होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस विषय में। ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल जो है छपा था अभी इंडियन एक्सप्रेस में 3 अगस्त को, और इसके ऊपर सेपरेट प्रोग्राम आपको करना चाहिए। जी जी जी। तो ये लोकसभा की सीटें बढ़ाने जा रहे हैं लगभग 850 परिसीमन और जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन मैं प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं सर, मेरे दर्शकों को जानना जरूरी है। ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें लोकसभा की सीटें 552 मैक्सिमम लिमिट की गई है, और उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी प्रक्रिया जो संघीय ढांचे से जुड़ी हुई है, ये किस राज्य को प्रोपोर्शन कितना है, 71 की जनसंख्या के अनुरूप अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है हर राज्य को लोकसभा सीटों में, दिनेश वार्ष्णेय जी जानते होंगे। अब उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए, चूंकि ये संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है, देश में 31 राज्यों में विधानसभा है, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 31 में कम से कम आधा यानी 16 राज्यों की विधानसभा से वो 2/3 बहुमत से पारित होकर आना चाहिए, फिर संसद 2/3 बहुमत से सेपरेटली दोनों हाउस में पारित करे, तभी ये बढ़ा पाएंगे। सिर्फ संसद डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा में सीटें बढ़ाने का फैसला नहीं ले पाएगी, इसलिए मैं नहीं कर। देखिए इसमें ऐसा है कि जो 71 वाला है, मैंने डिलिमिटेशन पे काफी काम किया है और 1-2 क्षेत्र में गलत गड़बड़ियां जो है उनको मैंने सुधारने का काम भी किया था 2007-8। तो इसमें ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो साउथ में जनसंख्या जैसे कम है, वहां पर कम जनसंख्या पे एक लोकसभा बनती है, नॉर्थ में ज्यादा लोगों की ज्यादा वोटों पे एक।
पुष्पेन जी इस चीज को समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। 71 की जो जनगणना है उस पर लिमिट किया गया है राज्यों के अनुपात को। 71 की अब किसी ने फैमिली बता प्लानिंग रहा में हूँ, अच्छा काम किया तो क्या उसकी सीटों का अनुपात कम करके उसको आप पनिश करेंगे? और ये मैं बता पनिशमेंट रहा हूँ कैसे इसको। देंगे बिना संघीय ढांचे को, बिना राज्यों की विधानसभा से मंजूरी दिलाए, जो हाँ संघीय ढांचे जैसा उस तरह से अमेंडमेंट की जो तीसरी प्रक्रिया होती है इसी तरह से होती है, बिना उसके आप नहीं कर वो सकते। 71 नरसिम्हा राव ने भी जब 71 पंचायती वाला, राज अधिनियम लागू किया था तो आधे से ज्यादा राज्यों की राज्य विधानसभाओं से पारित करके मंगवाया गया था। जी 71 वाला जो है वो सदा सदा के लिए नहीं था, और उसकी भी लिमिट अभी 2025-26 में खत्म हो रही है, तो वो सर, लिमिट है उसकी। 71 वाली और जो उसके लिमिट है सर, बाद वो खत्म जी, हो रही है परिसीमन के मामले में। परिसीमन आप कर सकते हैं, जैसे हाँ, यूपी में 80 है तो 80 सीटों को फिर जनसंख्या, से डिलिमिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ 80 को उसमें 140 करना है, ये फैसला संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है, अकेले संसद नहीं नहीं, कर इसमें सकते। मैं ये कह रहा हूं। संसद के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ये किया जाएगा, चाहे अमेंडमेंट जी उसमें किया जाए, लेकिन इसमें एक बड़ा वाजिब प्रश्न तो खड़ा हो ही जाता है। अगर आप नॉर्थ साउथ की बात करें, यदि मैं 20 लाख सांसदों पे यूपी में 20 लाख वोटों पे सांसद बन रहा हूं, और किसी प्रदेश में 5 लाख सांसद पे बन रहा है, तो इसका मतलब मेरी एक वोट की कीमत, एक आदमी की कीमत अलग अलग हो गई। ये देश में कैसे संभव है? ये प्रश्न भी एक उठता है, ये भी वाजिब प्रश्न है कि भाई मेरे यहाँ पर 20 लाख आदमी एक संसद चुनेंगे, दूसरी जगह 10 लाख आदमी चुनेंगे, मालिक, माइग्रेशन भी होगा, अरे मालिक, पॉपुलेशन कंट्रोल। और 543 एमपी को तो संसद में सिर्फ नारे लगवाने के लिए रखा गया है, बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, वो बोल नहीं पा नहीं, रहे ये हैं। वो अलग अब प्रश्न, 800 वो आ अलग जाए, प्रश्न। 8,000 आ जाए, नहीं, क्या उसमें नहीं फर्क नहीं पड़ता है? अभिषेक, सभी कंप्लीट, पार्टी अभिषेक यही स्थिति मुझे, है। नहीं 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 नहीं, मैं बता अभिषेक रहा हूँ जी, इसमें। एक मिनट दिनेश जी, मुझे कंप्लीट करने दो, सारी बात आ जाएगी। उनका मकसद ये है कि जिन राज्यों में हम जीतते हैं, जीतने की हमारी संभावना ज्यादा है, वहां पर हमारी सीटें जब ज्यादा हो जाएंगी तो हम साउथ वाले हमें कम वोट दें या कम सीटें जिता के भेजें, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या अन्य राज्यों कीजिए में, वैसे, तो हम अपना काम यहां से चलाते रहेंगे। ये इसका मकसद छेड़छाड़ पीछे से ये है।